हम इंसान एक ऐसी समझदार स्पीशी है जो ना सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लाखों सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम हर दिन स्पेस में भी भर भर कर अजीब से सिग्नल्स को भेजते हैं। और ये चीज कितनी ज्यादा बड़ी है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि आज की डेट में ऑन एन एवरेज हम इंसान डेली आउटर स्पेस में 100 से भी ज्यादा ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल्स को भेजते हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हम ये सिग्नल्स कहां और किसे भेजते हैं। असल में देखो, इस यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स, जिसके चलते हुए फिर वो चाहे इंडियन साइंटिस्ट हो या फिर वेस्टर्न्स, सभी का ये मानना है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पर तो एलियन लाइफ मौजूद होगी ही। और उन्हीं से ही कम्युनिकेट करने के लिए हम इन तरीके के सिग्नल्स को डेली आउटर स्पेस में भेजते हैं। लेकिन गाइज, हर कॉइन की दो साइड होती हैं और उसी की तर्ज पर यह बात पूरे तरीके से सच है कि अगर हम इंसान एलियंस लाइफ को ढूंढने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हैं, तो डेफिनेटली एलियंस भी हम इंसानों को ढूंढने और हमसे कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अब इस पॉइंट पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर हमें भी आउटर स्पेस से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल या फिर साउंड तो रिसीव होनी ही चाहिए जो कि किसी एडवांस स्पीशी के द्वारा भेजी गई हो, राइट? वेल गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सुनी गई एक ऐसी स्ट्रेंज आवाज के बारे में बताने वाला हूं जो ना ही किसी स्टार की थी और ना ही किसी प्लेनेट की, बल्कि लिटरली वो था एक जीता जागता मैसेज। एक ऐसा मैसेज जो लिटरली पूरी इंसानियत को हिला सकता था। क्योंकि गाइस, जैसे ही सेटी ने इस मैसेज को डिकोड किया, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या था ये पूरा माजरा? लेट्स डिकोड इट। 20 नवंबर 1984 ये वो दिन था जब सेटी इंस्टीट्यूट यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका प्राइमरी काम स्पेस में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि इन शॉर्ट एलियंस का पता लगाना है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इतने अजीब से इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने की नौबत आई ही क्यों? असल में गाइस, ये मिस्ट्री शुरू होती है साल 1899 से। असल में जब साल 1899 में फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग में अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तब उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें एक स्ट्रेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डिटेक्ट हुए। हैरान कर देने वाली बात ये थी दोस्तों कि ये सिग्नल किसी आसपास की कंट्री या फिर अर्थ से नहीं, बल्कि आउटर स्पेस से आ रहे थे। कई घंटे इस पर रिसर्च करने के बाद फाइनली जब टेस्ला ने पूरी दुनिया को ये बताया कि शायद इस अनंत ब्रह्मांड में कोई और इंटेलिजेंस स्पीशी भी मौजूद है जो हमसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही है, तो क्योंकि उस समय हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, तो टेस्ला की इस बात पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया। समय आगे बीता और हम पहुंचे साल 1932 में। असल में साल 1932 में एक प्रोजेक्ट के दौरान जब फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल जेन्स्की एक अपने एपरेटस को अलाइन कर रहे थे, तो इस प्रोसेस के दौरान उस एपरेटस ने एक बेहद ही स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू कार्ल, जब उन्होंने उस रेडियो सिग्नल को सुना तो उसके अंदर भाई किसी अजीब से जीवों की आवाज थी। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, साथ ही कार्ल खुद भी एक फेमस फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने इस सिग्नल का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कार्ल को यह पता चला कि ये सिग्नल स्पेस के ट्रेपिस्ट-1 सिस्टम नाम की जगह से आया है, जहां पर 7 रॉकी प्लैनेट्स मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली, इन 7 रॉकी प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स को हमने आज तक भी हैबिटेबल जोन के अंदर रखा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट, इन 3 प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी, बट अगेन क्योंकि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा पिछड़े हुए थे, तो कार्ल का ये मैसेज भी समय के अंधेरे में कहीं खो गया। लेकिन इन दोनों ही इंसिडेंट्स ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स के सामने ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर दी कि भाई प्रैक्टिकली हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो ना सिर्फ आउटर स्पेस से आ रहे सिग्नल्स को कैप्चर करे, बल्कि वो इन्हें डिकोड करने की ताकत भी रखता हो। जिसके चलते हुए भले ही सेटी को ऑफिशियली साल 1984 में स्टैब्लिश किया गया हो, लेकिन इसको साल 1959 से ही इनफॉर्मली काम पर लगाया जा चुका था। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या फिर सेटी आगे आने वाले समय में स्पेस से आ रहे अजीब से सिग्नल को कभी डिकोड कर भी पाया या फिर नहीं? वेल गाइस, सच तो ये है कि इसने ना सिर्फ सिग्नल्स को डिकोड किया, बल्कि इसने हम इंसानों के सामने एक ऐसी नई मिस्ट्री को भी रख दिया जिसे आज तक भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। 15 अगस्त 1977 यूएस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बेहद ही स्ट्रेंज सिग्नल को कैप्चर किया। इंटरेस्टिंगली, ये सिग्नल 72 सेकंड के लिए हमें रिसीव हुआ और फिर अचानक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया।
इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये सिग्नल किसी स्टार या फिर प्लेनेट से नहीं बल्कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से आ रहा है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज की थी, जो कि हाइड्रोजन एलिमेंट की नेचुरल इमिशन फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब ये है कि ये बैंड पूरे ही तरीके से सूटेबल है किसी भी अर्थ या फिर बाकी के प्लेनेट पर कोई भी कोडेड मैसेज भेजने के लिए। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इस पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने वाले एस्ट्रोनॉमर जेरी हेमन ने क्लियरली ये बोला कि मे बी ये सिग्नल किसी आउटर स्पेस में बैठी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा अर्थ पर भेजा गया हो। अब क्योंकि इस सिग्नल की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूनिक थी तो फाइनली इस सिग्नल को नाम दिया गया वाओ सिग्नल। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि आगे आने वाले समय में अर्थ पर एक ऐसा सिग्नल भी रिसीव होगा जिसे जानने के बाद उनके मुंह से वाओ नहीं बल्कि हाउ निकलेगा। 15 मई 2015 रशियन रैटन 600 रेडियो टेलीस्कोप स्टार सिस्टम HD 164595 से अर्थ की तरफ आ रहे 11 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 2.7 सेंटीमीटर वेवलेंथ बैंड पर एक बेहद ही स्ट्रेंज सिग्नल को कैप्चर करता है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि ये सिग्नल इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर रिसीव किया गया कि इससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हुई कि ये सिग्नल ना ही किसी स्टार से आया है, ना ही किसी प्लेनेट से और ना ही किसी ब्लैक होल से। अब क्योंकि ये सिग्नल अगर इन सारी ही चीजों से ओरिजिनेट नहीं हो सकता था तो भाई ये अपने आप में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और इसे डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और फाइनली गाइस जब रिसर्चर्स के द्वारा इस सिग्नल को डिकोड किया गया तब उन्हें ये पता चला कि भाई ये कोई सिग्नल नहीं बल्कि ये तो एक जीता जागता मैसेज है। असल में गाइस जब इस सिग्नल पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई तब रिसर्चर्स को यह पता चला कि ये सिग्नल एक सिंपल स्ट्रक्चर में ना होकर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें बात अगर सबसे पहले पार्ट की जाए तो उसमें मौजूद है एक कोड, जबकि दूसरे पार्ट में कोई मैसेज है और तीसरे पार्ट में अजीब से सिंबल्स मौजूद हैं। लेकिन देखो गाइस इन तरीके के सिग्नल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी भी रिसर्चर्स के द्वारा इन्हें समझना और डिकोड करना भाई काफी ज्यादा टफ काम होता है। और इसीलिए इस सिग्नल के सिर्फ पहले पार्ट को ही डिकोड करने में रिसर्चर्स को लगभग 7 महीनों का समय लगा और फाइनली 14 दिसंबर 2015 को रिसर्चर्स के द्वारा इस मैसेज के सबसे पहले पार्ट यानी कि कोड वाले पार्ट को डिकोड कर लिया गया और उस डिजिटल कोड के अंदर लिखा गया था 2038। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये 2038 है क्या? क्या ये किसी प्लेनेट का नाम है या ये किसी मशीन का कोड है या ये सिर्फ हमें किसी साल को दिखाता है? वेल गाइस इस कंफ्यूजन को काफी हद तक सॉल्व कर सकता है इस सिग्नल का दूसरा पार्ट जिसमें कोई मैसेज छिपा हुआ है। लेकिन गाइस इस पार्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिजिट्स ना होकर अल्फाबेट्स हैं और किसी भी अल्फाबेट को डिकोड करना लिटरली भाई पसीने छुड़ा देने वाला काम होता है। और देखो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस से जो भी सिग्नल हमें रिसीव होता है उसमें कोई डिजिट्स या फिर अल्फाबेट्स नहीं होते बल्कि रिसर्चर्स उसमें मौजूद अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स या फिर डिजिट्स को बोलने की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। अब जब ये पैटर्न काफी हद तक मैच हो जाता है तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आता है कि क्या इस सिग्नल में कोई मैसेज छिपा है या फिर ये सिर्फ एक नेचुरल सिग्नल है। अब देखो गाइस जब तक रिसर्चर्स इस सिग्नल के दूसरे पार्ट को डिकोड कर पाते तब तक हमारे प्लेनेट अर्थ पर एक बेहद ही अजीब सी चीज होती है। असल में साल 2006 में नासा ने अंटार्कटिका में अपने आर्कटिक इंपल्स ट्रांसिएंट एंटीना यानी कि ANITA को स्टैब्लिश किया था। असल में गाइस ये एक स्पेसिफिक एंटीना होता है जिसको किसी भी हाई एल्टीट्यूड बैलून के ऊपर रखकर किसी भी रीजन के ऊपर उड़ाया जाता है ताकि ये स्पेस से आ रहे सिग्नल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सके। स्ट्रेंजली साल 2016 में नासा का ये एंटीना एक ऐसे स्ट्रेंज सिग्नल को कैप्चर करता है जो कि रिसर्चर्स की सारी ही नॉलेज को चुनौती दे जाता है। असल में गाइस अकॉर्डिंग टू नासा ये सिग्नल आउटर स्पेस से नहीं बल्कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से आ रहा था, जो चीज होना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और देखो गाइस क्योंकि साल 2016 में ये इम्पॉसिबल सी चीज वास्तव में हुई थी इसलिए इसकी पूरी ही डिटेल आज भी नासा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब इस सिग्नल को रिकॉर्ड करके अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसे डिकोड करने के लिए भेजा गया तो उसे देख रशियन रेडियो टेलीस्कोप रैटन 600 के रिसर्चर्स के भाई लिटरली होश उड़ गए।
असल में गाइस, जैसे ही नासा के द्वारा रशियन रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से रिसीव हुए इस सिग्नल को डिकोड करने के लिए भेजा, उन्होंने तुरंत ही इस चीज को नोटिस किया कि इस सिग्नल में हूबहू वही पैटर्न मौजूद है जो कि स्पेस से आए हुए उस अजीब से सिग्नल के दूसरे पार्ट यानी कि मैसेज वाले पार्ट में थे। जिससे एक बात तो पूरे तरीके से क्लियर हुई कि शायद 2015 में जो सिग्नल हमें आउटर स्पेस से रिसीव हुआ था, शायद 2016 में उसका जवाब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से ओरिजिनेट हुआ। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर हमारी नाक के नीचे आखिर इन सिग्नल्स का आदान प्रदान कर कौन रहा है? वेल गाइस, इस रात से पर्दा उठा सकता है उस सिग्नल का दूसरा मैसेज वाला पार्ट, जिसे फाइनली आगे चलकर 6 महीने के बाद रशियन रिसर्चर्स ने डिकोड कर डाला। असल में गाइस, इस सेकंड पार्ट में जो मैसेज था वो था RESET यानी कि रीसेट। तो अब इस पॉइंट तक हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं, नंबर 1 2038 और नंबर 2 रीसेट। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर किस चीज को रीसेट करने की बात की जा रही है? क्या सच में साल 2038 में हमारे प्लेनेट अर्थ पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये प्लेनेट पूरा ही रीसेट हो जाएगा? एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ये सब कुछ होने भी वाला है तो भाई अर्थ से आउटर स्पेस में दोबारा से रीसेट का मैसेज लेकर इस चीज को कंफर्म कौन कर रहा है? वेल गाइस, अब इस अजीब सी गुत्थी को सुलझा सकता है इस सिग्नल का तीसरा यानी कि सिंबल वाला पार्ट। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वो सिंबल्स देखने में कैसे हैं और उनका मतलब क्या है? असल में देखो गाइस, वो सिंबल्स देखने में कुछ इस तरीके के सिंबल्स हैं जिन्हें पहली बार देखने में हमें ये किसी स्टार सिस्टम का मैप लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे गौर से स्टडी करते हैं इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक डीएनए के पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हुए रिसर्चर्स को इनिशियली ये लगने लगा कि मे बी शायद ये उन जीवों के डीएनए स्ट्रक्चर की इमेज होगी जिन्होंने ये सिग्नल अर्थ की तरफ भेजा है। समय आगे बीता और ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गई जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ना ही इन पैटर्न्स को रशियन रिसर्चर्स डिकोड कर पाए, ना ही सीटी डिकोड कर पाया और ना ही नासा के साइंटिस्ट, जिसके चलते हुए पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स में ये सवाल खड़ा होने लगा कि भाई आखिर फिर ये सिंबल्स हैं तो है क्या? वेल गाइस, जब तक हमें इसका जवाब मिलता, लिटरली पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी आई जिसने इस पूरे ही सिनेरियो को और ज्यादा मिस्टीरियस कर दिया। 10 मार्च 2019 रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के साइंटिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर पैटोव अचानक से दुनिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से हम जिस सिग्नल और उसके मैसेज को डिकोड करने का ट्राई कर रहे हैं वो सिग्नल किसी स्ट्रेंज स्टार सिस्टम से नहीं बल्कि रशियन मिलिट्री सैटेलाइट से ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर अचानक से ऐसा हुआ ही क्या जिसकी वजह से अलेक्जेंडर इस अजीब सी थ्योरी के साथ दुनिया के सामने आए? असल में गाइस, साल 2019 की शुरुआत में एक एक्स रशियन मिलिट्री ऑफिसर ने एक लोकल टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इस चीज को क्लियर किया कि जब भी वो अपने सैटेलाइट से सिग्नल के थ्रू ज्यादा बड़े स्केल पर कम्युनिकेट करने का ट्राई करते थे, तुरंत ही रैटन 600 रेडियो टेलीस्कोप का एंटीना उन सिग्नल्स को मिस्टीरियस कैटेगरी के अंदर डाल देता था। असल में देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ को जितनी भी सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं, वो सैटेलाइट किस तरीके की हैं और उसमें किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का यूज किया जाता है, इन सारी ही डिटेल्स को कैटलॉग किया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इन तरीके की सिग्नल्स अर्थ पर रिसीव हो तो किसी भी रिसर्चर या फिर टेलीस्कोप को ये बात पता हो कि भाई लिटरली ये सिग्नल आउटर स्पेस से नहीं बल्कि एक मिलिट्री या फिर नॉर्मल सैटेलाइट से रिसीव हुए हैं। लेकिन क्योंकि रशिया की उस सैटेलाइट के सिग्नल को कैटलॉग किया ही नहीं गया था, तो जब जब वो सैटेलाइट मिलिट्री बेस पर सिग्नल को भेजती थी तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की डिवाइस उस सिग्नल को मिस्टीरियस सिग्नल की कैटेगरी के अंदर डालती थी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये ऑफिसर ये भी चीज एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जब ये चीजें बहुत लंबे समय तक चलती रही तो फाइनली सिर्फ मजाक करने की तर्ज पर ही एक मैसेज को एनक्रिप्ट करके बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर उसको इस सैटेलाइट से वापस अर्थ पर रिसीव कराया गया। अब जैसे ये सिग्नल इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर अर्थ पर आया, अगेन रशियन इंस्टीट्यूट ने तुरंत ही उस सिग्नल को पकड़कर उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब देखो गाइस, अगर इस पॉइंट पर हम सारी ही चीजों को 1 मिनट के लिए साइड में भी पटक दें तब भी इस स्टेटमेंट में अपने आप में दम नजर आता है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो तो खुद रशियन इंस्टीट्यूट ने इस चीज को कंफर्म किया था कि वो सिग्नल 11 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उन्हें रिसीव हुआ था। प्रैक्टिकली ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई होती है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी सिग्नल अर्थ पर आएगा तो सिर्फ टेलीस्कोपिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि मिलिट्री बेस भी उसे रिसीव करके उस पर हर हाल में एक्शन लेंगे।
बट अफसोस उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिससे काफी हद तक ये चीज क्लियर होती है कि शायद ये चीज इंटेंशनली की गई होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि साल 2016 में नासा को जो अंटार्कटिका से स्ट्रेंज सिग्नल रिसीव हुए थे, प्रैक्टिकली वो सिग्नल भी अंटार्कटिका में मौजूद रशियन रिसर्च सेंटर विस्टोक से ब्रॉडकास्ट किए गए थे, जिसे साल 1957 में वहां पर एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन एक सवाल जो शायद अब आपको भी परेशान कर रहा होगा वो ये है दोस्तों कि क्या इतनी सारी चीजों को इंटेंशनली किया भी जा सकता है, या फिर ये जो ऑफिसर है ये सिर्फ इंटरव्यू में वाहवाही बटोरने के लिए सारी मनगढ़ंत बातें दुनिया के सामने रख रहा है? वेल गाइज, इसके सही आंसर को जानने के लिए हमें थोड़ा सा रशियन हिस्ट्री में चलना होगा। असल में देखो, जब रशिया एक टाइम पर यूएसएसआर था तब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे था। लेकिन फिर भी बात अगर उनकी टेक्नोलॉजी या फिर एडवांसमेंट की जाए तो उन्होंने एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करने और यहाँ तक कि एनिमल्स को स्पेस में भेजने के भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग से कांटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया था। इवन बात अगर उनकी उस समय की आइडियोलॉजी की भी की जाए तब भी उन लोगों का ये मानना था कि हमें किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता या फिर बीइंग से कांटेक्ट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इस चीज को लेकर हम एश्योर ना हो जाएं कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा एडवांस है। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी रशिया के अंदर इन तरीके की कम्युनिकेशन वाली टेक्नोलॉजी का बहुत मिनिमम लेवल पर ही यूज होता है। तो मे बी रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स को कंफ्यूजन में डालने के लिए या फिर उन्हें अलग डायरेक्शन में मोड़ने के लिए शायद उस समय पर इंटेंशनली इस सिग्नल को ओरिजिनेट किया गया हो। हालांकि देखो गाइज, इस पॉइंट पर ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज तक भी रशियन मिलिट्री ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये कहना कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही होगा, भाई इसका कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये इंसिडेंट शायद इकलौता ऐसा स्पेस इंसिडेंट होगा जो कि 3 पॉसिबिलिटीज पर खत्म होता है। नंबर 1, शायद वास्तव में ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का ही मैसेज था और वो हमसे कुछ ऐसा बताने का ट्राई कर रहे थे जिसे आज तक भी हम डिकोड नहीं कर पाए। नंबर 2, ये एक्स ऑफिसर इंटरव्यू में जो कुछ भी बोल रहे थे भाई वो पूरे ही तरीके से सच था और ये सिर्फ रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स को कंफ्यूजन में डालने के लिए ही किया गया। या फिर नंबर 3, हम प्रैक्टिकली इस पूरे ही मैसेज को डिकोड कर चुके हैं लेकिन इसके अंदर लिखे गए मैसेज को पूरी दुनिया के सामने लाना ना पड़े, इसके लिए इन सारी ही चीजों को एक मूवी की स्क्रिप्ट की तरह पिरोकर पूरी दुनिया को बता दिया गया। वेल गाइज, अब इन पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो भाई इस वीडियो को 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। हर एक वीडियो के इतने सोर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें वहां से भी रीड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि शायद कोई छुपा हुआ सच आपका इंतजार कर रहा हो। जय हिंद।